खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सफर। भागलपुर के नवगछिया में भीषण आग लग गई। धोबनिया गांव में लगी आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ समय में ही कई घर इसकी चपेट में आ गए। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से कई घर जलने लगे। देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग फैलती ही जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंची। इधर आग लगने पर तुरंत मोहल्ले के लोग ही हिम्मत दिखाकर आग पर काबू करने की कोशिश करते दिखे। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक घर का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। आशियाना जलने से पूरे सामान जलकर राख हो चुके थे। अगलगी को काबू तो कर लिया गया, लेकिन अब धोबनिया गांव में सिर्फ तबाही का मंजर है। जिनके घर जले उन्हें अब खाने के लाले पड़ गए हैं। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बोकारो के कैंप 2 सिविल कोर्ट के पास बोकारो स्टील की ओर से लगाए गए बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से वह धू धू कर जलने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसफार्मर के केबल में आग लगने से धीरे धीरे आग ने तेजी पकड़ ली। इस दौरान ट्रांसफार्मर से जोर जोर से विस्फोट की आवाज आने लगी। शुरू में आसपास के लोगों को लगा कि किसी समारोह को लेकर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में आग लगा देख आसपास मौजूद लोग भाग खड़े हुए। आग को बढ़ता देख फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रांसफार्मर में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद इलाके में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई। ट्रांसफार्मर के जलने से कोर्ट सहित कई सरकारी कार्यालय में भी बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर में आए दिन आग लगने की घटना होती रहती है। बीएसएल प्रबंधन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। समस्तीपुर मंडल के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रेन के खाली होने के कारण यात्रियों को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। वैसे रेलवे अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए थोड़े ही समय में ट्रेन में लगे आग को काबू कर लिया। ट्रेन रात से स्टेशन पर खड़ी थी। पहले आग एक ही बोगी में लगी, लेकिन कुछ ही देर में इसने ट्रेन की 4 बोगियों को अपनी जद में ले लिया। आग से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच करते दिखे। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग घटना की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। छपरा में सड़क दुर्घटना में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मसरख थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मसरख के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना केंद्रीय विद्यालय के पास हुई, जहां बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक के शव को कार से निकालने के लिए गाड़ी को गैस कटर से काटना पड़ा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के जुनैदपुर गांव निवासी 35 साल के अशरफ अली के तौर पर हुई है। घायलों की पहचान बसंतपुर के खेरवा गांव निवासी रामलाल शाह और हरिकिशोर यादव के तौर पर हुई है। स्थानीय पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश की जा रही है। नवादा पुलिस ने पशु तस्करी के रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पशुओं से लदे 2 कंटेनरों को जब्त किया है। मामला सिरदला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 कंटेनरों को जब्त कर लिया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों कंटेनर बंगाल की ओर जा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर वाहनों की जांच शुरू कर दी, जहां रास्ते से जा रहे कंटेनरों को जांच के लिए रोका, लेकिन कंटेनरों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया। हालांकि मौके से कंटेनर चालक भागने में सफल रहे।
पुलिस ने वाहन पर लदे पशुओं को औरंगाबाद स्थित गौशाला में भेज दिया है और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से पशु तस्करों में दहशत का माहौल है। बिहार में कोरोना की वजह से लगाए गए पाबंदियां खत्म होने के बाद स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन कई स्कूल के प्रिंसिपल को मानो घर में रहने की ही आदत हो गई है। मानो स्कूल पहुंच चुके बच्चों की शोर पर ही स्कूल के प्रभारी जागते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद ही स्कूल पहुंचते हैं। और तब तक छोटे छोटे बच्चे स्कूल में प्रभारी का इंतजार करते रहते हैं कि कब प्रभारी स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल का ताला खुलेगा। जमुई में भी नौनिहालों के साथ खिलवाड़ की ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। सदर प्रखंड के मझवे गांव के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बथान में तो समय पर नौनिहाल पहुंच जाते हैं, लेकिन क्लासरूम का ताला बंद होने की वजह से परेशान रहते हैं। घंटों क्लासरूम का ताला बंद रहने की वजह से स्कूल के ये बच्चे स्कूल परिसर में ही बैठकर प्रभारी का इंतजार करते रहते हैं। देर सवेर स्कूल के प्रभारी के पहुंचने पर ही क्लासरूम का ताला खुलता है, तब जाकर बच्चों की पढ़ाई हो पाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि स्कूल के बच्चे घंटों क्लासरूम खुलने के इंतजार करते ही रह जाते हैं, लेकिन प्रभारी स्कूल नहीं पहुंचते। स्कूल प्रभारी की इस तरह की लापरवाही पर शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने की जरूरत है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड के मधुबनी पंचायत में मांझी टोले की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ना तो पीने का साफ पानी ही मिलता है और ना ही खाने के लिए भोजन। यही नहीं, यहाँ पर ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही लोगों को रोजगार ही मिल पा रहा है। मधुबनी पंचायत के धर्मपुर गांव के वार्ड नंबर 9 के लोग आज भी अभाव में जीने को मजबूर हैं। राशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग नहर से मछली पकड़कर उसे आग में सेक कर खाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। जैसे तैसे करके भोजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से पैसे की तंगी से अब तक परेशान है। आज ये पंचायत विकास से कोसों दूर है। इस पंचायत पर प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि न्यूज़ 18 की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद एसडीओ सभी का राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। रामगढ़ के गोला प्रखंड का धमनाटार गांव इलाके में चर्चा में है। गांव में आसन के एक पेड़ से पानी का फव्वारा निकल रहा है। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। फागुन के महीने में आसन के पेड़ से निकल रहे पानी को कई लोग दैवीय चमत्कार भी मान रहे हैं, कोई इसे करिश्मा मान रहा है। इलाके में आसन के पेड़ से निकल रहे पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पेड़ से पानी निकलने की सूचना पर दर्जनों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पहले तो ग्रामीणों ने इसे महज इत्तेफाक माना, लेकिन बाद में पेड़ से पानी निकलने का क्रम जारी रहा तो ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि हर दिन 2 से 3 घंटे तक आसन के इस पेड़ से पानी का फव्वारा निकलता रहता है। हर साल फरवरी महीने में इस पेड़ से पानी निकलता है। इलाके में पेड़ से पानी के फव्वारे की खबर तो चर्चा में है ही। सोशल मीडिया पर भी आसन के पेड़ से निकल रहे पानी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सिवान शहर के लाइफलाइन कहे जाने वाले दाहा नदी पुल पर आवागमन अगले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। पहले की तरह ही यहां इस पुल पर फिर से गाड़ियां सरपट दौड़ सकेंगी। दिन रात काम में लगकर मजदूरों ने इस क्षतिग्रस्त पुल को लगभग ठीक कर दिया है। पिलर में चिपिंग का काम हो चुका है। हालांकि नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से शुरू में क्षतिग्रस्त हुई इस पुल की मरम्मती में दिक्कतें जरूर हुई थी, लेकिन बाद में पानी कम होते ही पुल की बेहतर तरीके से रिपेयरिंग कर दी गई है। खंभों को सीमेंट और सरिया से और मजबूत कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से शहर 2 भागों में बंट गया था। शहर में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। क्षतिग्रस्त होने से पुलदाहा नदी पर बना यह पुल एक तरफ झुक गया था। पुल क्षतिग्रस्त होने से एक लंबी दूरी तय कर लोग शहर में आते जाते थे। सुरक्षा के लिहाज से पुल पर परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मरम्मती का काम पूरा होने के बाद फिर से इस पुल से आवागमन हो सकेगा। सिवान में युवाओं की टीम जरूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में जुटी हुई है, जिससे गरीब लोगों को भोजन मिल सके। युवा टीम के सदस्य शादी या अन्य समारोह में बचे खाने को इकट्ठा कर उसे रैन बसेरों, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले असहाय लोगों के बीच बांट देते हैं। युवा टीम की ओर से केवल लोगों को ही नहीं बल्कि आवारा पशुओं को भी भोजन मिल रहा है।
शहर के युवाओं ने इसके लिए अनमोल नाम के संस्था का गठन किया है। संस्था के सदस्य मैरिज हॉल और शहर के प्रमुख होटलों के साथ साथ शादी समारोह का आयोजन करने वाले लोगों को अपना फोन नंबर देते हैं और समारोह में बचे खाने के संबंध में सूचित करने की अपील करते हैं। जैसे ही इन युवाओं को समारोह में खाने के बचे होने की सूचना मिलती है, टीम के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां से भोजन ले जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच बांट देते हैं। युवाओं के इस प्रयास से सिर्फ भोजन की बर्बादी ही नहीं रुकी, बल्कि असहाय लोगों को भरपेट भोजन भी मिल रहा है। टाटा स्टील के संस्थापक दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। 3 मार्च को संस्थापक दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को फिर से यादगार बनाने के लिए शहर को सजाया जा रहा है। सड़कों से लेकर हर गोल चक्कर पर रंग रोगन किए जा रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए डिवाइडरों पर फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। पार्क के हर पेड़ और पौधों पर लाइटिंग और डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं। स्वच्छता और शहर के गौरवशाली इतिहास को पेंटिंग के जरिए दीवारों में दर्शाया जा रहा है। इस साल टाटा स्टील का संस्थापक दिवस और भी खास होने जा रहा है। संभावना है कि इस दिन शहरवासियों को सौगात मिलने वाली है। माना यह जा रहा है कि कदमा सोनारी लिंक रोड का नाम संस्थापक दिवस के दिन बदल जाएगा। शहर का कदमा सोनारी लिंक रोड खूबसूरत और पॉश इलाकों में शुमार है। हजारों लोग इस सड़क पर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने पहुंचते हैं। अब संस्थापक दिवस पर ये और भी खूबसूरत दिखेगा। सड़क पर ओपन जिम भी होंगे और वॉकिंग ट्रैक भी, जिसको इसकी तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय मोदी की शादी हुई। पेशे से वकील सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय मोदी की शादी स्वाति से हुई। स्वाति के साथ अक्षय मोदी की शादी नोएडा के सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी में हुई। शादी की अन्य रस्में भी पूरी हुई। इससे पहले दुल्हा अक्षय और दुल्हन स्वाति ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जयमाला की रस्म पूरी की। इधर सुशील मोदी के छोटे बेटे अक्षय मोदी की शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे बिहार के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावे बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद रहे। स्वाति अक्षय की शादी में पहुंचे नेताओं का सुशील मोदी खुद स्वागत करते दिखे। इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह को सादगी के साथ ही संपन्न कराया गया। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। बिहार पर्यटकों का हब बन चुका है। विदेशी पर्यटकों को बिहार इतना भा रहा है कि गोवा को छोड़कर बिहार कहीं आगे निकल चुका है। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। पिछले साल विदेशी पर्यटकों की संख्या गोवा से ज्यादा बिहार में रही। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पर्यटकों को पसंद आने वाले राज्य में बिहार देश के 10 राज्य में शामिल है। इस पूरी लिस्ट में बिहार 9वें स्थान पर है, जबकि गोवा 10वें स्थान पर। बिहार में बढ़ते विदेशी पर्यटकों की संख्या से सीएम नीतीश कुमार भी काफी प्रभावित है। बोधगया, राजगीर और वैशाली में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पटना साहिब गुरुद्वारा, बांका में मंदार पर्वत, रोहतास समेत कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों को खूब भाते हैं। पटना सिटी के आगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पीजी और यूजी के छात्रों के लिए 800 बेड के 2 हॉस्टल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे अगले 1 साल के अंदर पूरा भी कर लिया जाएगा। लगभग 90 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉस्टल का निर्माण BMSICL द्वारा किया जा रहा है। पीजी हॉस्टल को जहां इसी साल जुलाई तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है, तो वहीं यूजी हॉस्टल को अगले साल जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस मेडिकल छात्रावास में 400 बेड पीजी के छात्रों के लिए और 400 बेड यूजी के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। यही नहीं, इसे भूकंप रोधी भी बनाया जाना है। 6 मंजिले इस छात्रावास के ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं हॉस्टल के सभी कमरों में बेड, स्टडी टेबल, उसके साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में टाटा स्टील और दुर्लभ धोबा की जमीन को लेकर 1 साल से चल रहा विवाद फिर भड़क गया। जिला प्रशासन एक बार फिर से टाटा स्टील को कब्जा दिलाने पहुंची, जहां दुर्लभ धोबा के परिजनों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। दुर्लभ धोबा के परिजनों का कहना है कि यह जमीन उनकी है और इस जमीन के मामले में कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसी बात को लेकर बस्ती के लोगों ने टाटा स्टील की ओर से 4 दीवारी और मुख्य गेट लगाने का विरोध किया, जिस पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 15 महिलाओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस तस्वीर को देखिए। विरोध कर रही महिलाओं को QRT की महिला टीम किस तरह हिरासत में लेकर थाने भेज रही है। एक महिला के गोद में दूध पीती बच्ची है। खींचातानी में बच्ची की हालत को भी देखा जा सकता है कि किस कदर पुलिस और महिला के बीच और महिला की गोद में छोटी सी बच्ची की हालत क्या है। गोड्डा में तामझाम के साथ कालाजार से बचाव के लिए दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। गांव-गांव जाकर टीम कालाजार उन्मूलन प्रोग्राम के तहत छिड़काव कर रही है। इतना तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गलत बस ये हो रहा है कि कालाजार उन्मूलन का ये प्रोग्राम ही अब सवालों के घेरे में है। लोगों के साथ लापरवाही की ये तस्वीर है। दरअसल कालाजार से बचाव के लिए जो दवाइयां गांव-गांव में छींटे जा रहे हैं वो दवाइयां एक्सपायर्ड है। पैकेट पर एक्सपायरी डेट देखते ही गाँव में हंगामा हो गया। दरअसल ये दवाइयां पिछले साल अक्टूबर महीने में ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं, लेकिन शायद जिम्मेदारों ने इस पैकेट को नहीं देखा। सवाल जब स्वास्थ्य विभाग से पूछे गए तो दलील ही अजब गजब की दी गई। बताया गया कि दवाइयों के ये पैकेट भले ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इन दवाइयों को टेस्ट कर WHO ने देखा है और फिर हमारे पास लेटर आया है कि हम अगले 6 महीने तक इसका उपयोग कर सकते हैं। सवाल और स्वास्थ्य विभाग की दलीलों में सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन एक्सपायर्ड दवाइयों के साथ कालाजार से लोगों को बचाने का अभियान जारी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर जारी सख्ती और छापेमारी के बाद शराब तस्करी से जुड़े लोग कफ सिरप का अवैध कारोबार करने लगे हैं। इसका खुलासा गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान किया है। उत्पाद विभाग ने कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित यूपी बिहार बॉर्डर पर बलथरी के चेक पोस्ट के पास उस बस से भारी मात्रा में कफ सिरप जब्त किया है। जब्त कफ सिरप की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग ने इसके साथ ही सारण जिले के मशरक निवासी अमरजीत मांझी और दिल्ली के उत्तम सिंह को गिरफ्तार किया है। सिरप आगरा से पटना भेजी जा रही थी, लेकिन चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने जांच के दौरान इसे बरामद कर लिया। स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की ओर से चलाए जा रहे जांच अभियान से नशा का अवैध कारोबार करने वालों में दहशत का माहौल है। आग लगा है। घर के घर जल रहे हैं, चारों तरफ जहां तक नजर जाए आग के गोले नजर आ रहे हैं। क्या पुरुष क्या महिलाएं, बच्चे तक तबाही के इस मंजर में चीख रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आग धीरे धीरे विकराल होते जा रही है। सभी बेबस हैं, हालात बेकाबू से हो गए हैं। जिनके घर जल रहे हैं वो पुलिस पर घर में आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। तबाही का ये मंजर दिखा पूर्णिया के रुपौली में, जहां सरकारी जमीन पर पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। एक तरफ अतिक्रमण हटाने का कारवां बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हालात बेकाबू होते जा रहे थे। जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था उनके घर जल रहे थे और जिनके घर जल रहे थे वो पुलिस को बंधक बनाए हुए खड़े थे। पुलिस की गाड़ी को हिलने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने से इलाका हिल गया, लेकिन बवाल तबाही के बीच वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें पुलिस आशियाने में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी। शराब के खिलाफ अभियान में ड्रोन एक सशक्त माध्यम बन गया है। शराब तस्करों और शराबियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए उत्पाद विभाग की टीम अब ड्रोन कैमरा से छुपाए गए शराब का पता लगा रही है। कैमरे से आई तस्वीरों का सहारा लेकर सटीक ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर में भी ड्रोन के जरिए शराब निर्माण के ठिकाने का पता लगाया गया। हजारों लीटर अर्धनिर्मित देसी महुआ शराब को नष्ट किया गया। कैमरे की मदद से आई तस्वीर के सहारे पुलिस ने सटीक ठिकानों पर पहुंचकर भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया। शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जहां पहले गोपालगंज के दियारा और सुदूर इलाकों में शराब माफिया आसानी से धंधा पसार कर बैठे रहते थे, वहीं अब उनके अंदर दहशत है। ड्रोन से ठिकाने की तस्वीर मिलते ही दल बल के साथ पुलिस की टीम गंडक पार के दियारा पहुंच जाती है। आसमान में ड्रोन कैमरों को देख शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।